हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम विकास की अवधारणा और इसका सीखने से संबंध का वीडियो तीसरा लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीखना किसी की मध्यस्थता या उसके बिना भी हो सकता है। देखिए, जो आपका सीखना होता है, अधिगम होता है, वह आप किसी के द्वारा सीख भी सकते हैं या फिर उसके बिना भी सीख सकते हैं। अब ये कैसे होगा? देखिए, मध्यस्थ जैसे टीचर हो सकता है, कोई मेंटर हो सकता है जो आपको मध्यस्थता का काम करेगा। और मध्यस्थता के बिना यानी मेंटर के बिना या टीचर के बिना कैसे सीख सकते हैं? आप किसी प्रकार की बुक को स्वयं पढ़ के, उसका प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके चीजें सीख सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से सीखने से सामाजिक संदर्भ, संवाद, विशेषकर अधिक सक्षम लोगों से संवाद विद्यार्थियों को उनके स्वयं के उच्च संज्ञानात्मक स्तर पर कार्य करने का मौका देते हैं। देखिए, जब आप प्रत्यक्ष रूप से किसी से बात करते हैं, तो ये क्या होता है? सामाजिक विकास होता है। जब आप सामाजिक विकास के अंतर्गत जब आप लोगों से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो क्या होता है? आपके संज्ञान का विकास होता है, क्योंकि जब आप किसी से बात करेंगे तो अलग-अलग प्रकार की बातें होंगी और अलग-अलग प्रकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्वेश्चन किए जाएँगे। और जब आपसे किसी प्रकार के क्वेश्चन किए जाएँगे, तब आप अपने संज्ञान का प्रयोग करेंगे, अपने ज्ञान का प्रयोग करेंगे कि इसका सटीक से सटीक मैं क्या आंसर दूँ। तो ये आपके क्या करता है? संज्ञान को बेहतर करता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करता है, ठीक है? सीखने की एक उच्च गति होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी अवधारणाओं को रटकर और परीक्षा के बाद सीखे हुए को भूल ना जाए। देखिए, यदि आपका सीखना व्यवहारिक होगा, तो आप अधिगम को या किसी चीज को रटेंगे नहीं। और क्या होता है जब हम परीक्षा देते हैं? देखिए, हम पहली बात तो रटकर परीक्षा देते हैं। जब हम रटकर परीक्षा देते हैं और परीक्षा देने के बाद हम चीजें भूल जाते हैं। लेकिन यदि आपका सीखना आपका व्यवहारिक रूप में हो, आप उसका व्यवहारिक प्रयोग करें, तो आप उस ज्ञान को कभी भी जीवन भर नहीं भूलेंगे, बल्कि उसे समझ सकें, आत्मसात कर सकें। यानी आप किसी प्रकार के चीज को सीख कर, उसको समझ कर, उसे स्वयं पर अप्लाई कर सके कि वह ज्ञान क्या है। साथ ही सीखने में विविधता और चुनौतियां होनी चाहिए। देखिए, चूंकि आपका सीखना यदि एक ही प्रकार का होगा, तो आपको समस्याएं जा सकती हैं। यदि आपकी सीखने की क्षमता अलग-अलग प्रकार की होगी, विविध होगी और उसमें यदि चुनौतियां होंगी, तो आपका विकास और तेजी से होगा और आप और तेजी से निखर कर बाहर आएंगे, ताकि वह बच्चों को रोचक लगे, उन्हें व्यस्त रख सकें। ये देखिए, यदि आपको जो सिखाया जा रहा है, यदि वो रोचक होगा, तो आप उसको बेहतर तरीके से सीख पाएँगे। और आप जब आपको कोई चीज़ रोचक लगती है, तो आपको समय का पता नहीं चलता, आप बोर नहीं होते, इसे ही व्यस्त रखना कहते हैं। जब आप कोई रोचक चीज़ सीखेंगे, तो आप क्या रहेंगे? व्यस्त रहेंगे, आपका दिमाग चलेगा। ऊब महसूस होना इस बात का संकेत है कि उस कार्य को बच्चा अब यांत्रिक रूप से दोहरा रहा है। यांत्रिक यानी मशीनी तौर पर दोहरा। मशीनी से तात्पर्य क्या है? कि आप बार-बार चीज़ों को रट रहे हैं। तो जो रटन होता है वह यांत्रिक कार्य होता है, ठीक है? यह बात याद रखिए। मैंने कहा, यदि बच्चा रोचक तरीके से सीखेगा, तो वह ज़्यादा सीखेगा, साथ ही वह बोर नहीं होगा। लेकिन यदि आपको क्या होने लगे? ऊब महसूस होने लगे, यानी आपको बोर फ़ील होने लगे, तो आप उस चीज़ को सीखेंगे नहीं, आप उस चीज़ को टाल देंगे अंदर ही अंदर। और यदि उस प्रकार का सीखना क्या होगा? यांत्रिक होगा, यानी मशीनी सीखना होगा, यानी बार-बार रटकर आप उस चीज़ को सीखेंगे और उसका संज्ञान मूल खत्म हो गया है। और देखिए, आपका जो संज्ञानात्मक विकास होगा, वह भी धीरे-धीरे क्या हो जाएगा? बोर के कारण, ऊब के कारण खत्म हो जाएगा। बालक के विकास की विभिन्न अवस्थाएँ व उनका अधिगम से संबंध। देखिए, बालक की कौन-कौन सी विकास की अवस्थाएँ होती हैं और उस अवस्था के दौरान में क्या-क्या अधिगम होता है, हम वह देखेंगे। देखिए, शैशव अवस्था व उसके दौरान अधिगम। पॉइंट नंबर 1, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था शैशव अवस्था कहा जाता है। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक व मानसिक विकास तेजी से होता है। देखिए, आम तौर पर जो शैशव अवस्था की एज मानी जाती है, वह 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष मानी जाती है। और जब बच्चा जन्म से 3 वर्ष का होता है, तब उसका शारीरिक विकास,
साथ ही उसका मानसिक विकास क्या होता है, तेजी से होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, शैशव अवस्था में अनुकरण और दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। देखिए, बच्चे जो होते हैं वह अनुकरण करके ही सीखते हैं। यदि आप बच्चों को बार बार बोलेंगे आ नार का, आ आम का, ई इमली का, ई ईख का, तो बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। यदि आप डांस करना बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे क्या करने लगते हैं, उसका अनुकरण करने लगते हैं। यदि आप उनको गीत संगीत सिखाते हैं तो वह उसका क्या करने लगते हैं, अनुकरण करने लगते हैं। और अनुकरण की प्रवृत्ति 0 से 3 वर्ष में बहुत तेज होती है। तीसरी क्या है, इस काल में बच्चों का सामाजिकरण भी प्रारंभ हो जाता है। देखिए, जब बच्चा 2 वर्ष का या 3 वर्ष का होता है तो वह समाज में अन्य लोगों से घुलने मिलने लगता है, उसके दोस्त बनने लगते हैं। और बच्चे का पहला सामाजिकरण कहाँ से होता है, अपने परिवार से होता है, उसके माता पिता, बड़े भाई बड़ी बहन, छोटे भाई छोटी बहन से ही होता है। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है, इस काल में जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति बच्चों में पाई जाती है। देखिए, जब बच्चा 0 से 3 वर्ष का होता है यानी शैशवावस्था में होता है, 0 से 5 या 6 वर्ष, तो बच्चे में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है कि पंखा गोल ही क्यों घूमता है, या सूरज यहीं से क्यों उदय होता है, चांद ऐसा दिखता क्यों है, गाड़ी ऐसे ही क्यों चलती है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं। पांचवा पॉइंट देखिए, मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था होती है। देखिए, जो शैशवावस्था होती है, बच्चे के भाषा का विकास ही इस अवस्था में होता है और बाल अवस्था में इसका और ज्यादा विकास होता है। देखिए, यदि बच्चे को आप अनार का, आम का, इमली का, यहाँ बैठो, यह खाओ, यह पानी पियो, तो इन शब्दों को वह बार बार सुनता है और उनका मन में क्या करता है, अनुकरण करता है। तो शैशवावस्था में क्या होता है, भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है और यह भाषा बहुत तेजी से शैशवावस्था में क्या करता है, बच्चा सीखता है। छठवां पॉइंट क्या, इस काल में शिक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, जो शैशवावस्था होती है बच्चे का क्या होता है, बेस होती है यानी आधार होता है। यदि शैशवावस्था में आप बच्चे को अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे नहीं, अच्छे तरीके से चीजें सिखाएंगे नहीं, तो उसके अंदर कमी रह जाएगी, क्योंकि शैशव अवस्था बच्चे का सीखने का बेसिक होता है, बेस होता है यानी आधार होता है। यदि आधार कमजोर होगा तो मंजिल पूरी क्या होगी, आपका पूरा घर कमजोर होगा। इसलिए बच्चों का बेस यानी आधार मजबूत होना चाहिए। अब देखिए, बाल्य अवस्था व इसके दौरान अधिगम किस प्रकार का होता है। पॉइंट 1, 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल अवस्था कहा जाता है। देखिए, 0 से 5 या 6 वर्ष शैशवावस्था होती है, 6 से 12 वर्ष बाल्य अवस्था होती है। अब देखिए, पॉइंट नंबर सेकंड, बाल अवस्था के प्रथम चरण 6 से 9 वर्ष में बालकों की लंबाई एवं भार दोनों बढ़ते हैं। देखिए, जब बच्चा 6 वर्ष से 9 वर्ष का होता है तब धीरे धीरे उसकी लंबाई बढ़ती है और धीरे धीरे उसका वजन बढ़ता है। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट, इस काल में बच्चों में चिंतन और तर्क शक्तियों का विकास हो जाता है। देखिए, चूंकि बच्चों के अंदर जो तर्क करने की क्षमता है वो शैशवावस्था से उसका आधार शुरू हो जाता है, लेकिन शैशवावस्था में वह उतना बेहतर तरीके से चिंतन नहीं कर पाते, ना ही अपनी तर्क शक्तियों का विकास कर पाते हैं। लेकिन बाल्य अवस्था में उनकी चिंतन की शक्ति में तेजी आती है, साथ ही उनकी तर्क शक्ति का विकास भी तेजी से होता है। ठीक है, और चौथा पॉइंट क्या है, इस काल के बाद बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। देखिए, चूंकि बच्चों की अब उम्र बढ़ रही है, उनकी तर्क करने की क्षमता बढ़ रही है, उनकी चिंतन करने की क्षमता बढ़ रही है, उनकी सोचने की क्षमता बाल अवस्था में बढ़ रही है, तो बच्चे क्या करने लगते हैं, पढ़ाई में रुचि लेने लगते हैं। शैशवावस्था में उनको बहुत सी चीजें समझ में नहीं आती, लेकिन बाल्य अवस्था में उनको बहुत सारी चीजें समझ में आने लगती है, इसलिए वो पढ़ाई में क्या लेने लगते हैं, रुचि लेने लगते हैं। पांचवा पॉइंट देखिए, शैशवावस्था में बच्चे जहाँ तीव्र गति से सीखते हैं वहीं बाल अवस्था में सीखने की गति मंद हो जाती है। देखिए, शैशवावस्था और किशोर अवस्था में विकास तेजी से होता है, लेकिन बाल्य अवस्था में जो आपका विकास होता है बच्चे का, वह स्लो हो जाता है। इसी कारण उनकी बाल अवस्था में सीखने की गति भी क्या हो जाती है, हल्की सी मंद हो जाती है शैशव अवस्था की तुलना में और किशोर अवस्था की तुलना में। और देखिए, किंतु उनके सीखने का क्षेत्र शैशव अवस्था की तुलना में विस्तृत हो जाता है। विस्तृत से तात्पर्य यानी बड़ा हो जाता है। देखिए, शैशव अवस्था में वह क्या होते हैं, सीमित सीखते हैं लेकिन तेजी से सीखते हैं। बाल अवस्था में क्या होते हैं, उनके सीखने का क्षेत्र बड़ा हो जाता है, साथ ही उनकी सीखने की थोड़ी सी जो गति होती है थोड़ी सी मंद हो जाती है शैशव अवस्था की तुलना में और किशोर अवस्था की तुलना में। छठवां पॉइंट देखिए, मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से
इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा के लिए विभिन्न विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, जब बच्चे बाल अवस्था में आते हैं तो हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है सीखने की। तो आप खेल विधि का प्रयोग कर सकते हैं, भ्रमण विधि का प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोगशाला विधि का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। इसलिए बाल अवस्था में बच्चों को सिखाने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हर बच्चे के अंदर जो ज्ञान है वह हर प्रकार का ज्ञान स्थायी हो सके, चाहे वो मैथ्स का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, सामाजिक विज्ञान का हो, विज्ञान का हो। ठीक है। अब देखिए किशोर अवस्था व इसके दौरान अधिगम क्या होता है। पहला पॉइंट, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोर अवस्था कहा जाता है। देखिए, जब बच्चा 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की अवस्था जो होगी वह किशोर अवस्था कहलाएगी, और इस अवस्था में बाल अवस्था की तुलना में विकास तेजी से होगा। ठीक है। यह वह समय होता है जिसमें व्यक्ति बाल अवस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है कि बाल अवस्था में बच्चे परिपक्व नहीं होते, मेच्योर नहीं होते, लेकिन किशोर अवस्था आते आते और उसका अंतिम काल आते आते बच्चे पर्याप्त मेच्योर हो जाते हैं और पर्याप्त परिपक्व हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इस अवस्था में किशोरों की लंबाई और भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही मांसपेशियों में वृद्धि होती है। देखिए, किशोर अवस्था में क्या होता है, आपकी लंबाई तेजी से बढ़ती है, आपके भार में भी तेजी से वृद्धि होती है और आपकी मांसपेशियों का विकास भी तेजी से होता है। देखिए, आप कहते होंगे कि मैंने आपको बचपन में छोटा देखा था, लेकिन जैसे ही आपने 12वीं क्लास में आपकी लंबाई एकदम से बढ़ गई, आप एकदम से मोटे हो गए, तो ये कैसा होता है, क्योंकि शैशवावस्था और किशोर अवस्था में परिवर्तन तेजी से होता है। ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है, 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। यानी देखिए, 12 से यदि 14 वर्ष का बालक होगा और 12 से 14 वर्ष की यदि बालिका होगी, तो बालिका की लंबाई में तेजी से वृद्धि होगी और उसकी मांसपेशियों में भी तेजी से वृद्धि होगी। लेकिन यदि 12 से 14 वर्ष का कोई बालक है तो उसका लंबाई थोड़ी हल्की तरीके से बढ़ेगी, यानी धीमी गति से बढ़ेगी, और उसका मांसपेशियों का जो विकास है लड़कियों की तुलना में धीरे विकसित होगा। लेकिन 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से बढ़ती है। लेकिन यदि जब लड़का 14 से 18 वर्ष का होगा तो वह लड़कियों की तुलना में उसकी लंबाई लड़कियों की तुलना में तेजी से बढ़ेगी और उसकी मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होगी। ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है, इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं एवं उनकी काम की मूल प्रवृत्ति जागृत हो जाती है। देखिए, जो बाल अवस्था रहती है पीयर ग्रुप होता है और सेम पीयर ग्रुप होता है लड़कों का लड़कों से होगा, लड़कियों का लड़कियों से होगा। लेकिन जब वह किशोर अवस्था में आते हैं तो उनके अंदर क्या होती है, काम की प्रवृत्ति जागृत होने लगती है, साथ ही पीयर ग्रुप जो रहते हैं वो डिफरेंट बनने लगते हैं। लड़का लड़कियों का ग्रुप बन जाएगा, कुछ लड़के लड़कों का ग्रुप होगा, कुछ लड़कियों का ही ग्रुप होगा और कुछ लड़का लड़कियों का ग्रुप होगा, क्योंकि ये अपोजिट जेंडर के प्रति ये क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं, यानी आकर्षण आने लगता है। छठवीं अवस्था क्या है, छठवा पॉइंट क्या है, इस अवस्था में किशोर किशोरियों की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। देखिए, जब बच्चा किशोर अवस्था में आता है तब उसकी बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है और उसके अंदर पर्याप्त परिपक्वता मेच्योरिटी आने लगती है, उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है। देखिए, जब बच्चा बाल अवस्था में होता है तो उसकी ध्यान, यानी ध्यान बोलना, ध्यान से क्या, कंसंट्रेशन की पावर सीमित होती है। लेकिन जब वह किशोर अवस्था में आता है तो उसकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, फोकस करने की क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है और उनमें स्थायित्व आने लगता है। देखिए, बाल अवस्था में बच्चा ज्यादा चीजों को याद नहीं रख सकता था, लेकिन जब किशोर अवस्था में आता है तो बच्चा चीजों को ज्यादा याद रखने लगता है, अपनी स्मृतियों को, उसमें उसकी स्मृतियों में तेजी से वृद्धि होती है, उनका विकास भी तेजी से होता है, साथ ही उनकी क्षमता भी बढ़ती है बुद्धि की और उसमें स्थायित्व आने लगता है, यानी वह क्या होती है, परमानेंट होने लगती है। सातवां पॉइंट क्या है, इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है, मित्रता प्रागणता भी इसी दौरान सामान्य सी बात है। इस तरह इस अवस्था में व्यक्ति सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। देखिए, जब बच्चा किशोर अवस्था में आता है तब वह परिपक्व होने लगता है,
साथ ही उसमें मित्र बनाने की प्रवृत्ति भी तेज होती है। और इसमें जो किशोरावस्था में जो मित्र होते हैं वह परमानेंट बनते हैं। ऐसा नहीं कि आज मित्रता है कल मित्रता नहीं रहेगी। इसमें जो मित्र बनेंगे वह परमानेंट रहेंगे, आजीवन रहेंगे। साथ ही इस अवस्था में आपका सामाजिक विकास भी तेजी से होता है। आप बहुत सारे लोगों को आप अपना गाइड वो मानने लगते हैं, कहना चाहिए कि यही मेरा गाइड है। यानी आपके कोई नेता, अभिनेता, आप उनको फॉलो करते हैं, ठीक है। आप उनके अनुसार अपनी हेयर स्टाइल रखेंगे, उनके अनुसार अपना शरीर बनाएंगे, उनके अनुसार अपने कैरियर का चुनाव करेंगे, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो कोई समाज का बड़ा ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। तो आप उनको क्या करते हैं, उनके गाइड को, उनके रूल्स को फॉलो करने लगते हैं। इससे आपके सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। सामाजिक संबंधों में वृद्धि कैसे होती है कि जब आप किशोर अवस्था में आते हैं तब आपका फ्रेंड सर्किल बड़ा होता है। आप समाज के अलग अलग लोगों से बातचीत करते हैं, आप किसी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इससे आपका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, आप मोटिवेट तो होते ही हैं, साथ ही आपके सामाजिक संबंधों में भी वृद्धि होती है। 8वां पॉइंट क्या है, यौन समस्या इस अवस्था की सबसे बड़ी समस्या होती है। 9वां पॉइंट क्या है, इस अवस्था में नशा अपराध की ओर उन्मुख होने की गति अधिक संभावना रहती है। देखिए, जब आप किशोरावस्था में आते हैं, यदि आप किशोरावस्था में आपके अच्छे दोस्त होंगे तो आप जीवन में अच्छा तरक्की कर पाएंगे। लेकिन यदि इस अवस्था में यानी किशोरावस्था में यदि आपकी दोस्ती खराब होगी, यदि वह दोस्त लोग नशा करते हैं या अपराध करते हैं, तो आप भी नशे में आ जाएंगे और आप भी अपराध में आ जाएंगे। तो किशोरावस्था में नशा करने की प्रवृत्ति और अपराध करने की प्रवृत्ति क्या होती है, अधिक होती है। और देखिए, इसलिए इस अवस्था को जीवन के तूफान का काल भी कहा जाता है। देखिए, आदमी जो कुछ भी बनना चाहता है वह किशोर अवस्था से उसका बनना शुरू हो जाता है। वह किशोरावस्था में सोच लेता है कि मुझे टीचर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे वकील बनना है, क्या मुझे पॉलिटिशियन बनना है। तो वो उस अवस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है। तूफान की अवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके संवेग स्थिर नहीं रहते, आपके संवेग में तीव्रता देखने को मिलती है। आप क्षण में ही गुस्सा हो जाएंगे, क्षण में ही किसी को प्यार करने लगेंगे और क्षण में ही आप खुश हो जाएंगे। तो इसलिए इसे तूफान की अवस्था कहा है कि आप इस अवस्था में कुछ भी कर सकते हैं। आप बड़े से बड़ी मंजिल को पा सकते हैं या आप गलत डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। 10वां पॉइंट क्या है, किशोर अवस्था के शारीरिक बदलावों का प्रभाव किशोर जीवन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। देखिए, आपके शारीरिक बदलाव जो होंगे उसका प्रभाव आपके संज्ञान पे पड़ेगा, आपके दिमाग पे पड़ेगा और उन चीजों का प्रभाव आपके समाज के संबंधों पे पड़ेगा कि आप समाज में कैसा अपना संबंध रखते हैं, आप पॉजिटिव रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं। कुछ लोग किशोर अवस्था में समाज से चिढ़ जाते हैं और असामाजिक कार्य करने लगते हैं। कुछ लोग समाज में शामिल होकर लोगों की मदद करते हैं, समाज को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, ठीक है। अधिकतर किशोर इन परिवर्तनों का सामना बिना पूर्ण ज्ञान एवं समझ से करते हैं। देखिए, किशोर अवस्था में क्या होता है, ज्ञान की कमी रहती है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। उनको जो व्यक्ति जो कुछ समझाता है उसको ही वह सत्य मान लेते हैं। उन्हें खतरनाक स्थितियों जैसे यौन रोगों, यौन दुर्व्यवहारों, HIV संक्रमण और नशीली दवाओं के सेवन का शिकार बना सकते हैं। देखिए, किशोर अवस्था में क्या होता है, जब आपके दोस्त अच्छे नहीं होते हैं तो आप नशा करना शुरू कर देते हैं, आप अपराध प्रवृत्तियों में भी जाने लगते हैं, आप अलग अलग प्रकार की चीजें लेने लगते हैं, आप गलत बातें बोलने लगते हैं। तो ये सब दोस्ती का प्रभाव होता है, आपके परिवार का प्रभाव होता है, जिस समाज में आप रहते हैं उस समाज का प्रभाव रहता है। इसलिए किशोर अवस्था में कहा जाता है कि हमेशा अच्छे लोगों से बातें करिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, अच्छी किताबें पढ़िए, मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, ठीक है, भगवान से प्रार्थना करिए। ये सब बातें क्यों कहा जाती, ताकि आपका दिमाग स्थिर रहे और आप जीवन में अच्छा कर सकें। इस अवस्था में उन्हें शिक्षक, मित्रों, अभिभावकों के सही मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता पड़ती है। देखिए, किशोर अवस्था में जो पहली कोई लोग होते हैं तो वह मित्र सबसे पहले होते हैं। किशोर अवस्था में जो बच्चे होते हैं मित्रों को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं, फिर अभिभावक आते हैं, फिर टीचर आते हैं। तो मित्र क्या होते हैं, कई बार अपने दोस्तों को अच्छा बना देते हैं या कई बार उन्हें बिगाड़ देते हैं। अभिभावक का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किसी के माता पिता ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे
खराब स्थितियों में जाए। हमेशा हर माता पिता चाहते कि उनके बच्चे जीवन में अधिक से अधिक सफलता हासिल करें, लेकिन बच्चे किशोरावस्था में क्या रहते हैं, गलत चीजों को अपनाने लगते हैं, गलत साहित्य पढ़ने लगते हैं, गलत चीजें देखने लगते हैं, और उनके दोस्त इस चीज को करने में बहुत मदद करते हैं। कई बार दोस्त इन चीजों को सपोर्ट करते हैं, तो कई बार जो दोस्त रहते हैं इन चीजों को मना करते हैं। इसलिए आपको दोस्ती किशोरावस्था में बहुत सोच समझकर करने चाहिए। देखिए, कई बार आप देखते होंगे कुछ किशोर जो रहते हैं वो आर्मी की तैयारी करते हैं, तो उनके दोस्त उनको देख कर के करने लगते हैं, आर्मी की तैयारी करने लगते हैं, क्योंकि उनको देखकर उनके अंदर देश सेवा की भावना आने लगती है। कुछ लोग पुलिस की तैयारी करने लगते हैं, कांस्टेबल की तैयारी करने लगते हैं किशोरावस्था में, तो उनके दोस्त उनके अंदर क्या समाज के प्रति सेवा की भावना जागृत हो जाती है और वह उनके साथ पुलिस की तैयारी करने लगते हैं। कुछ लोग एसएससी की तैयारी करने लगते हैं, कुछ यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं, कुछ लोग समाज के लिए अच्छा करने के लिए सामाजिक कार्य अच्छे करने लगते हैं, समाज में जीव जंतुओं की, लोगों की मदद करते हैं। तो ये सब क्या होता है, मित्रों की मदद से होता है। एक मित्र जिस डायरेक्शन में जाता है तो दूसरा मित्र उससे प्रभावित होकर उसी डायरेक्शन में जाने लगता है। इसलिए हमेशा दोस्ती सोच समझकर करनी चाहिए, हमेशा ये बड़े लोग बोलते हैं और टीचर भी बोलते हैं। टीचर का प्रभाव भी किशोरावस्था में बहुत पड़ता है। यदि कोई टीचर बच्चों को मोटिवेट करेगा तो वह टीचर की छाप उन किशोरों के दिमाग पर जीवन भर रहेगी। लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों को गलत डायरेक्शन देते हैं, उनको मारते पीटते हैं, उनको नेगेटिव बोलते हैं, तो कई बार पूरी जो बच्चों के दिमाग में टीचर की छाप हो जाती है वह नेगेटिव हो जाती है। इसलिए टीचरों को हमेशा बच्चों की मदद करनी चाहिए अच्छे कार्यों में। यदि वह गलत कार्य कर रहे हैं तो उनको समझाना चाहिए, उनके माता पिता से बातचीत करनी चाहिए। ठीक है। विकास के विभिन्न आयाम व उनका अधिगम से संबंध। अब देखिए, विकास के आयाम क्या होते हैं और जब वह अधिगम करते हैं, जब वह सीखते हैं, तो उसमें क्या बदलाव होते हैं। देखिए, बाल विकास को वैसे कई आयामों में विभाजित किया जा सकता है, किंतु बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान के अध्ययन के दृष्टिकोण से इन्हें कुछ भागों में डिवाइड किया। पहला शारीरिक विकास, फिर दूसरा मानसिक विकास। शारीरिक विकास को क्या कहते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट, और मानसिक विकास को क्या कहते हैं, कॉग्निटिव एंड मेंटल डेवलपमेंट। और देखिए क्या होता है, फिर होता है भाषाई विकास, होता है लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, सामाजिक विकास होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, पांचवा संवेगात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट होता है, छठवा मनोगत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट होता है। अब हम एक एक कर सभी विकास को पढ़ेंगे। तो पहला है शारीरिक विकास और अधिगम से संबंध। पहला पॉइंट, शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक के शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अवयवों का विकास शामिल है। तो देखिए, जब बच्चा शैशवावस्था से किशोरावस्था तक आता है तब उसका शारीरिक विकास होता है। शरीर के विकास के साथ साथ उसके दिमाग का विकास होता है, और शारीरिक विकास का बाह्य रूप तो होता है, साथ ही आंतरिक रूप भी होता है। उसके अंदर की मांसपेशियां मजबूत होते हैं, अंदर के जो अंग होते हैं उनका विकास पूर्ण होता है। ठीक है। और देखिए, शरीर के बाह्य परिवर्तन जैसे ऊंचाई, शारीरिक अनुपात में वृद्धि इत्यादि ऐसे शारीरिक विकास होते हैं। देखिए, शारीरिक विकास में क्या होता है, हाइट का बढ़ना, वजन का बढ़ना, उनके अनुपात में वृद्धि होना, ये क्या शारीरिक विकास है जिन्हें स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। देखिए, आप बच्चे का शारीरिक विकास देख सकते हैं, लेकिन उनका दिमाग, उनने अपने दिमाग का कितना विकास किया वह आप नहीं देख सकते, उनने कितना नैतिक विकास किया वह आप नहीं देख सकते हैं। इसलिए शारीरिक विकास जो होता है वो मात्रात्मक होता है, और जो नैतिक विकास होता है या दिमागी विकास होता है वो मात्रात्मक विकास, वो गत्यात्मक विकास होता है, जिसे आसानी से नापा नहीं जा सकता। किंतु शरीर के आंतरिक अवयवों के परिवर्तन बाह्य रूप से दिखाई तो नहीं पड़ते, किंतु शरीर के भीतर इनका समुचित विकास होता रहता है। देखिए, आप शरीर का बाहरी विकास देख सकते हैं, लेकिन अंदर के अंग कितने विकसित हुए आप ये नहीं देख सकते हैं। ये केवल आप एमआरआई, सिटी स्कैन, सोनोग्राफी वगैरह से ही देख सकते हैं, या खून की जांच से ही आपको पता चलेगा। पर जब आप अपनी आंखों से देखते हैं तो आपको शरीर के अंदर के जो अंग हैं वह कितने विकसित हुए आपको नहीं पता चलता, और इनका प्रभाव भी बच्चे के शरीर पर पड़ता है, अच्छा और खराब दोनों ही प्रभाव पड़ता है। देखिए, शारीरिक वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया व्यक्तित्व के उच्च समायोजन और विकास के मार्ग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए,
जो शारीरिक वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि के साथ क्या होता है, विकास भी होता है। यानी जो विकास का सब है, यानी उप पहलू जो होता है वह वृद्धि होता है, यानी विकास के साथ साथ वृद्धि भी शामिल रहती है और इसका उचित समायोजन जरूरी है। यदि इनका उचित समायोजन नहीं होगा तो बच्चे का विकास पूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगा, ना ही उसकी वृद्धि हो पाएगी। इसलिए इनका उचित समायोजन होना बहुत ही जरूरी है, यानी बैलेंस होना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट क्या है, प्रारंभ में शिशु अपने हर प्रकार के कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। देखिए जब बच्चा छोटा रहता है तो वो हर कार्य के लिए अपनी माँ पर निर्भर रहता है, अपने पिता पर निर्भर रहता है। बिना माता पिता के वह कोई भी कार्य नहीं कर पाता, ना ही वह टॉयलेट कर पाता, ना ही वह लैट्रिन कर पाता है। तो बच्चा अपने माता पिता से ही हर प्रकार के कार्य करता है। धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा का विकास होता है, वृद्धि होती है, तो वैसे वैसे वह स्वयं ही अपनी हर चीज की पूर्ति करने लगता है। यदि उसे भूख लगती है तो मम्मी से बोल देता है, पिता से बोल देता है हप्पा। उसे प्यास लगती है तो कहता है मम्मम। यदि उसने लैट्रिन कर ली तो टट्टा, बाथरूम कर ली तो टॉयलेट। ऐसे कर करके वह बताता है कि मैंने ये चीजें कर ली हैं। पांचवा पॉइंट क्या है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास बालक के अनुवांशिक गुणों का प्रभाव देखा जा सकता है। देखिए बालक की शारीरिक वृद्धि और उसके विकास में उसके डीएनए यानी अनुवांशिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कई बार माता पिता गोरे होते हैं तो बच्चे गोरे होते हैं, और कई मामलों में माता पिता की हाइट लंबी रहती है तो उनकी हाइट भी लंबी रहती है बच्चों की। लेकिन जब यदि माता पिता को कोई बीमारी हो जाती तो वह बीमारी भी बच्चों में ट्रांसफर हो जाती है। जैसे आप HIV देख सकते हैं, कई मामलों में HIV ट्रांसफर बच्चों में हो जाता है। शुगर ट्रांसफर हो जाती है, यदि माता पिता को शुगर है तो बच्चों को भी शुगर हो जाती है। तो ये अनुवांशिक बीमारियों के कारण भी होता है। इसके अतिरिक्त बालक के परिवेश एवं उसकी देखभाल का भी उसके शारीरिक वृद्धि पर विकास पर प्रभाव पड़ता है। देखिए यदि आप बच्चे को अच्छा वातावरण देंगे, अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो बच्चे का विकास तेजी से होगा, वृद्धि भी तेजी से होगी। यदि आप उसको अच्छा खाना नहीं देंगे तो बच्चा कुपोषित रह जाएगा। यदि बच्चा कुपोषित होगा तो उसे अलग अलग प्रकार की बीमारी होंगी, और अलग अलग प्रकार की बीमारी होंगे तो बच्चे का विकास तेजी से नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आप बच्चे को हर प्रकार का खाना देते हैं, उनको व्यायाम कराते हैं, उनको बहुत सारी मोटिवेशन स्टोरी सुनाते हैं, तो बच्चे का क्या होता है, तेजी से विकास होता है। ठीक है। यदि बच्चे को पर्याप्त मात्रा में पोषक आहार उपलब्ध नहीं हो रहे हों तो उसकी विकास की सामान्य गति की आशा कैसे की जा सकती है। देखिए आपने कई बार देखा होगा कि बच्चों को जब अच्छा खाना नहीं मिलता तो वह कुपोषित हो जाते हैं और उनकी हड्डियां दिखाई देने लगती हैं, जिससे उनका मानसिक विकास भी यानी मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता। इसलिए जब बच्चे जन्म लेते हैं तब उनको अलग अलग प्रकार के टीके लगाए जाते हैं ताकि वह बीमारियों से बच सके। उनको पोलियो की दवाई पिलाई जाती है ताकि उनको किसी प्रकार की विकलांगता ना हो सके। और बच्चों को अच्छा अच्छा खाना दिया जाता है आंगनवाड़ी से, खीर खिचड़ी दी जाती है ताकि उनकी माता भी खाएं, बच्चे भी खाएं, जिससे उनका क्या हो, बच्चों का पोषण अच्छा हो सके और उनकी शारीरिक वृद्धि और विकास भी तेजी से हो सके। छठवां पॉइंट है, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त। देखिए यदि बच्चे का स्वस्थ शारीरिक विकास होगा तो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट भी होगा, इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा, सोशल डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है। और इमोशनल डेवलपमेंट भी होगा। इसके लिए मूल आवश्यकताएं जैसे पौष्टिक आहार, शारीरिक व्यायाम व अन्य मनोवैज्ञानिक सामाजिक जरूरतों पर ध्यान देना आवश्यक है। देखिए यदि आप बच्चे को अच्छा खाना देंगे तो उसका शारीरिक विकास होगा। यदि आप उसे व्यायाम कराएंगे तो उसके अंदर स्फूर्ति होगी, उसके शरीर की मांसपेशियां खुलेंगी। वह अन्य मनोवैज्ञानिक चीजें क्या हैं, आप उनको अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाइए, उनको पजल सॉल्व करने दीजिए, पजल सॉल्व कैसे करते हैं उनको बताइए। साथ ही सामाजिक जरूरत है, समाज में लोगों से बात कराइए, अच्छे लोगों से मिलवाइए, पॉजिटिव चीजें दिखाइए, पॉजिटिव लोगों से मिलाइए, तो बच्चों का विकास तेजी से होता है। सातवां पॉइंट क्या है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षक को पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं कि जो टीचिंग भर्ती होती है उसमें बाल विकास को क्यों रखा गया है, ताकि आपको बच्चे में जो समस्याएं होती हैं वह पता रहें, उन समस्याओं को दूर कैसे किया जाए आपको यह पता
होनी चाहिए। इसी जानकारी के आधार पर वह बालक के स्वास्थ्य अथवा इससे संबंधित अन्य समस्याओं से अवगत हो सकते हैं। देखिए, यदि टीचरों को सीडीपी यानी बाल विकास की जानकारी होगी तो वह बच्चों का विकास बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आप देखते होंगे कि 8वीं क्लास तक के लिए मिड डे मील रखा जाता है, मध्याह्न भोजन रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? यदि बच्चों को घर में स्वस्थ अच्छा आहार नहीं मिल रहा है तो बच्चों को मिड डे मील के द्वारा अच्छा आहार मिल सके। और उसमें हर दिन आपको अलग अलग चीजें मिलती हैं खाने के लिए। रोटी मिलती है, पूड़ी मिलती है, अलग अलग प्रकार की सब्जियां मिलती हैं, खीर मिलती हैं। और स्कूल में आकर आपका बच्चों का स्वास्थ्य का चेकअप होता है। उनको अलग अलग प्रकार की दवाइयां दी जाती हैं जिससे बच्चों में किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, और यदि कोई समस्या है तो वह दूर हो सके। 8वां पॉइंट क्या है? बालक की वृद्धि एवं विकास के बारे में शिक्षकों को पर्याप्त जानकारी इसलिए भी रखना अनिवार्य है क्योंकि बच्चों की रुचियां, इच्छा, दृष्टिकोण एवं इस तरह से उसका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि विकास पर ही निर्भर करता है। देखिए, जो बच्चों का संपूर्ण विकास है वह उसकी वृद्धि और विकास का गुणनफल होता है। यदि बच्चे का संपूर्ण विकास करना है, उसे एक अच्छा नागरिक बनाना है, तो उसके लिए उसकी शारीरिक वृद्धि के साथ साथ उसके संपूर्ण विकास भी क्या है, जरूरी है। 9वां पॉइंट देखिए, बच्चों की शारीरिक वृद्धि एवं विकास के सामान्य ढांचे से परिचित होकर अध्यापक यह जान सकता है कि एक विशेष आयु स्तर के बच्चों को क्या आशा की जा सकती है। यानी जब टीचरों को सीडीपी का नॉलेज होगा, बाल विकास का नॉलेज होगा, तो पता चलेगा कि पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास के बच्चों के लिए क्या आवश्यक है, मिडिल क्लास के बच्चों के लिए क्या आवश्यक है, 11 12 या 9वीं 10वीं के बच्चों के लिए क्या आवश्यक है, कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाए जिससे इनका विकास तेजी से हो, इनका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हो, फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा हो, इमोशनल डेवलपमेंट अच्छा हो। इन सभी प्रकार के डेवलपमेंट अच्छे हों, इसलिए टीचरों को इन चीजों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। देखिए, अब हम पढ़ेंगे मानसिक विकास की। मानसिक विकास क्या होता है? तो हम अब अगले वीडियो में हम मानसिक विकास पढ़ेंगे कि मानसिक विकास क्या होता है। यह इसका चौथा वीडियो होगा। तो दोस्तों, मैंने कैसा पढ़ाया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्ते दोस्तों।